देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम मेघा है। मैं अपने सपनों की उड़ान भरने पहुंच गई हूं कोटा, राजस्थान। मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूं। मेरे घर वालों ने मुझे बड़े ही नाज से पाला है। मैं बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती हूं और अपने गांव में मैं एक बड़ा सा अस्पताल बनवाना चाहती हूं। इसी उम्मीद को लेके मैं कोटा आई हूँ। मैं बहुत देरी से आई तो हॉस्टल में रूम भी अब खाली नहीं था, पर हॉस्टल वार्डन ने कहा कि ऊपर तीसरे माले पर एक कमरा खाली है, पर अभी तुम्हें फिलहाल अकेले ही रहना पड़ेगा जब तक कि कोई लड़की नहीं आती। तुम्हारे कमरे में रहने के लिए अगर मंजूर हो और अकेले रह पाओ तो बोलो, मैं रूम साफ करवा दूँ। मैंने बिना कुछ सोचे समझे ही हाँ बोल दिया और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैंने सोचा अच्छा ही है, अकेले रहेंगे तो पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तक कमरा साफ भी हो चुका था। हॉस्टल वार्डन ने मुझे कमरे की चाबी देते हुए कहा, बेटा अच्छे से रहना, कोई दिक्कत हो तो मुझे बुला लेना, डरना बिल्कुल भी मत। और हाँ, एक बात का खास ख्याल रखना, ये जो बंद दरवाज़ा है इसके पास ज़्यादा मत जाना। इस पर मैंने कहा, लेकिन आंटी। तभी उन्होंने कहा, अरे अरे बेटा डरो मत, यहाँ वैसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, वो तो बस ऐसे ही। अरे आंटी ठीक है जी, मैं समझती हूँ। अब क्या मैं अंदर जाऊँ? बहुत थक गई हूँ। तभी आंटी ने कहा, ठीक है बेटा, पर ध्यान से। पता नहीं क्या बोल रही थी वो आंटी। शायद वो मुझे डरा रही थी या फिर समझा रही थी। बड़ी अजीब सी है और काफ़ी ज़्यादा डरावनी शक्ल की भी। मैंने ज़्यादा देर ना करते हुए दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। मैं बहुत ही ज़्यादा थकी हुई थी, इसलिए ना कुछ ज़्यादा करते हुए मैं सीधा जाकर सो गई। अगले 2 से 3 दिन तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, पर मुझे रात में कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। कभी किसी के पैर की तो कभी किसी की रोने की आवाज़ और कभी किसी के हंसने की और कभी कभी तो किसी के ज़ोर ज़ोर से पढ़ने की मुझे आवाज़ सुनाई देती थी। रात में जब मैं पढ़ते तो मुझे ऐसा लगता जैसे मेरे साथ साथ कोई और भी पढ़ रहा है। ऐसा लगता है मानो वहाँ मैं अकेले नहीं, कोई और भी मेरे साथ है। मेरे कमरे की लाइट हमेशा जलती और बंद होती रहती। अजीब सी हरकतें हो रही थी मेरे साथ। शायद ज़्यादा देर पढ़ने की वजह से ही मैं ये बहकी बहकी बातों को सोचने लगी। एक दिन मुझे पढ़ते पढ़ते रात के करीब 1 बज गए होंगे। दिन में भी बहुत ज़्यादा पढ़ने की वजह से मुझे नींद आ गई और मैं कुर्सी पर ही सो गई थी। मैं बहुत ज़्यादा गहरी नींद में तो नहीं थी। तभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे सिर पर हाथ फेर रहा हो और कह रहा हो, मेघा उठो और पढ़ो, ऐसे सोने से तेरे सपने पूरे नहीं होने वाले। सपनों को नज़र लगाने वाले बहुत हैं, तुम ऐसे नहीं सो सकती। आवाज़ इतनी भयानक और डरावनी थी कि मैं बहुत ही तेज़ी से उठी और मैंने देखा कि मेरे सामने वाली कुर्सी पर एक लड़की बैठी है जिसकी लाल लाल आंखें हैं, खुले बाल, भयानक चेहरा। मैं तो सहम सी गई और मेरे हाथ पैर बहुत ही बुरी तरीके से कांपने लगे और तुरंत ही मैंने अपने हाथों से अपनी आंखों को ज़ोरदार मला और फिर खोलकर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। अब मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, पर मैंने खुद को समझाकर किसी तरह पानी की बोतल उठाकर पानी पीने ही वाली थी कि तभी एकदम से बिजली कट गई। डर के मारे मैं एक कोने में बैठकर आज हुई सारी घटनाओं के बारे में सोचने लगी। अभी मैं सदमे से पूरी तरह से निकली भी नहीं थी कि मेरे कमरे का दरवाज़ा कोई ज़ोर ज़ोर से पीटने लगा। डरते डरते किसी तरह से एक बार मैंने पूछा, कौन है? पर बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई, बल्कि दरवाज़ा पीटने की आवाज़ और भी तेज आने लगी। दरवाज़ा पीटने की आवाज़ इतनी तेज होती है कि मैं और भी डर जाती हूँ। इतनी रात को कौन हो सकता है? यही सोचते हुए किसी तरह से मैं हिम्मत करके दरवाजे के पास जाती हूँ और अपने मोबाइल फ़ोन की लाइट जलाकर दरवाज़ा खोला। बाहर एक लड़की खड़ी थी, बड़ी बड़ी आंखें और खुले बालों में किसी भूतनी की भांति प्रतीत हो रही थी। तभी मैंने उससे कहा, आप कौन हो
और इतनी रात को इतनी ज़ोर से दरवाज़ा क्यों पीट रही थी? और तुम बोली भी नहीं, क्या काम है आपको? तो उसने कहा कि अरे बहना थम जाओ और डरो मत, मैं भी लड़की ही हूँ, भूत नहीं। पहले तो तुम ये टॉर्च मेरे मुंह पर से हटाओ जो तुम लगातार 5 मिनट से जलाई हुई हो। मैंने जैसे ही टॉर्च बंद करी तभी लाइट आ गई। वो लड़की बोली, लो लाइट भी आ गई, अब तुम आराम से मुझे देख लो। तभी मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं, आइए, अच्छा हुआ आप आ गई, आज पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तभी उस लड़की ने कहा, क्यों, भूत देख लिया था क्या? तो मैंने कहा, जी नहीं, बुरा सपना देख लिया था। वैसे मैंने कभी आपको देखा नहीं है, नीचे रहती हैं क्या आप? और आपको क्या चाहिए था यहाँ पर? तभी उस लड़की ने कहा, ओह हाँ, मांगने से शायद याद आया, पहले तो मुझे पानी पिला दो, मैं पानी मांगने ही आई थी, मुझे कहीं पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, मैं वही लेने आई थी और आते ही लाइट कट गई और तुमने मुझे भूत समझ लिया। वैसे मेरा नाम शिया है और मैं आज यहाँ पर आई हूँ, इसके पहले मैं यहाँ से थोड़ी दूर पर ही रूम लेकर रहती थी। तभी मैंने कहा, ओह अच्छा, मैं मेघा। तभी उस लड़की ने कहा, हाँ पता है, हॉस्टल वार्डन ने मुझे सब बता दिया है तुम्हारे बारे में। वैसे मैं तुम्हारी सीनियर हूँ तो तुम मुझे दीदी बोल सकती हो। और अच्छा, शुभ रात्रि, सुबह बात करेंगे, रात काफ़ी हो गई है और मैं जा रही हूँ, तुम भी सो जाओ। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले ही दिन जब मुझे वही लड़की यानी सिया दीदी मिली तो मैंने उन्हें कहा कि सिया दीदी, रात को आप चली गई तो मैं आपसे कुछ पूछ नहीं पाई। तो उन्होंने कहा, क्या पूछना है, बोलो, सब ठीक तो है ना? तुम रात से ही काफ़ी हद तक डरी सहमी दिख रही हो। तभी मैंने कहा, नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, मैं जिस दिन यहाँ आई थी तो उस दिन हॉस्टल वार्डन ने मुझे इस रूम के पास जाने से सख्त मना किया था और बोला था कि संभल के रहना और इस दरवाजे के पास भूलकर भी मत जाना। पर मैंने कारण पूछा तो उन्होंने कुछ बताया ही नहीं, बस डरा कर चली गई। फिर आप इस रूम में क्या कुछ हुआ था, इस रूम में आप कुछ जानती हो क्या? तभी सिया दीदी ने कहा, हाँ मैंने कुछ सुना है, क्योंकि मेरी दीदी भी यहीं से पढ़ी हैं तो उन्होंने ही बताया था, पर मैं इन सब पे यकीन नहीं करती। तुम भी मत करो, चलो क्लास चलते हैं, छोड़ो यार। तभी मैंने कहा, बताओ ना दीदी, क्या हुआ था? अच्छा, चलते हुए ही बता दो, रास्ता भी कट जाएगा, बताओ ना। तो उन्होंने कहा, अच्छा, सुना है कि बहुत साल पहले एक लड़की इसी रूम में आई थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, सुशील और बहुत ही ज़्यादा पढ़ने में अच्छी थी, सबसे आगे रहती थी वो हर काम में। पर वो कहते हैं ना, अच्छे लोगों के दुश्मन तो बहुत होते हैं, इसके भी थे। पर कुछ अमीर घर के बच्चों ने इसका पीछा करने के लिए इतना ज़्यादा तंग कर दिया और इतना परेशान किया कि बेचारी तंग होकर पंखे से झूल गई थी। तब से ये रूम हमेशा के लिए बंद हो गया था, क्योंकि सबको लगा था कि यहाँ उसकी आत्मा अभी तक भटक रही है। बस यही बात है, पर तुम छोड़ो ये सब और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। उस दिन सिया दीदी ने जो सारी बात बताई थी उसे सुनकर मैं सब कुछ भूल गई थी और हम दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। हम हर काम एक साथ करते थे। सिया दीदी का साथ पाने के बाद मुझे और किसी दोस्त की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। सिया दीदी मुझसे सीनियर थी तो वो पढ़ाई में भी मेरी मदद कर देती और इस तरह कई महीने बीत गए और इस दौरान अगर मुझे कोई अजीब सी आवाज़ भी सुनाई देती तो मैं उसे नज़रअंदाज कर देती थी। होली की छुट्टियां हो गई थीं, सब लड़कियां अपने घर चली गई थीं। सिया दीदी भी आज सुबह ही घर चली गईं। मैं बाहर बैठकर अपने माँ पापा का इंतज़ार कर रही थी कि तभी हॉस्टल वार्डन आई और बोली, और बेटा ठीक हो? ऊपर तुम्हें अच्छा लगता है ना? वैसे भी तुम बहुत बहादुर बच्ची मालूम पड़ रही हो, अकेले रह लेती हो ऊपर। मैंने चौंकते हुए कहा, अरे अकेले कहाँ रहते हैं आंटी, मुश्किल से 1 हफ्ते ही तो रहे होंगे, उसके बाद सिया दीदी आ गई, तो फिर काहे का डर? उन्होंने बड़े चौंकते हुए अंदाज में कहा, सिया तुम्हारे रूम में कब आई? क्या आंटी, कभी कभी आप एकदम से बहकी बहकी बातें करने लगती हो, आपको ही नहीं पता होगा, आप तो सब देखती है ना। वही मेरे बगल वाले रूम में जिसका दरवाज़ा बंद था, और क्या? उन्होंने बड़ी घबराहट के साथ कहा, यह कैसे हो सकता है, मैंने तो किसी को भी रूम नहीं दिया, यहाँ तक कि उस रूम का ताला तक नहीं खुला है। तुम जानते हो क्या हुआ था वहाँ? मैंने कहा, हाँ सिया दीदी बताई थी। तभी उन्होंने कहा, क्या नाम बताया तुमने? सिया? अरे बेटा, उस लड़की का नाम भी सिया ही था। तुम्हारे पास उसकी कोई तस्वीर है क्या, दिखाना ज़रा। तो मैंने कहा, ये लीजिए आंटी। उसके बाद वो आंटी
एकदम से चौंकते हुए लगातार उस तस्वीर को पकड़े कांपते नजर आ रहे थे। तभी मैंने पूछा, क्या हुआ आंटी जी? तो आंटी जी ने कहा, बेटा यह वही सिया है जो 5 साल पहले फांसी लगाकर उसी रूम में मर गई थी। यह वही सिया है। तुम कभी उसके रूम में भी गई थी? तो मैंने कहा, नहीं, वो हमेशा मेरे ही रूम में रहती थी। तभी आंटी ने कहा, एक काम करो बेटा, तुम जल्दी से अपने घर चले जाओ और सारी बात भूल जाओ। देखो रात होने को आई है, मैं निकलती हूँ, तुम डरना मत। बाहर वॉचमैन है, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि दरवाजे के पास मत जाना, लेकिन कोई बात नहीं, मैं निकलती हूँ अब, ठीक है? आंटी की बात सुनकर तो मेरा बहुत ही बुरा हाल हो गया था। मैं बहुत ही तरीके से कांप रही थी। मुझे वही सारी बात याद आने लगी थी जो मेरे साथ हो रही थी। तभी मेरे माँ पापा का फ़ोन आ गया तो उन्होंने कहा कि बेटा हम लोग तूफान में फंस गए हैं, रास्ता बंद हो गया है, जैसे ही खुलेगा हम तुरंत ही आ जाएंगे। इससे पहले मैं कुछ बोल पाती कि वो फ़ोन ही कट गया। शायद तूफान की वजह से नेटवर्क नहीं था। अब तो मैं और भी ज़्यादा डर गई। मेरा गला सूखने लगा और मेरी सांसें अटकने लगी थी। सारा का सारा दृश्य मेरी नज़रों के सामने आ रहा था, पर मैं क्या करती, बाहर कहीं जा भी नहीं सकती थी। इसलिए मैंने बहुत ही हिम्मत करके अपने रूम में जाने का फैसला किया और रूम में जाते ही दरवाज़ा बंद करके एक कोने में छुपकर बैठ गई। अगले ही दिन मेरे माँ पापा मुझे बताते हैं कि सुबह माँ पापा बाहर से आवाज़ लगा रहे थे, पर मैं कोई जवाब नहीं दे रही थी। तभी उन्होंने वॉचमैन को बुलाया और किसी तरह दरवाज़ा तोड़ा और अंदर का दृश्य देखकर तो मेरी माँ के होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि मैं एक कोने में पड़ी एक बेजान लाश की तरह अपने आप को जकड़े हुए बैठी थी। मेरा शरीर ठंडा हो गया था, आंखें बंद हो गई थी, पर शायद उम्मीद के किसी कोने से हल्की हल्की सांस आ रही थी। फिर तुरंत ही माँ पापा मुझे घर ले गए। उस हादसे को हुए 1 हफ्ता बीत चुका था और अब मैं बिल्कुल ठीक थी। मैं अपने सपने को पूरा करने के लिए फिर से जाने की तैयारी में लगी थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी, पर मेरे मम्मी पापा मुझे लेकर थोड़े दुखी थे और डरे हुए थे, क्योंकि मैं फिर से उसी हॉस्टल में जाने वाली थी। मम्मी पापा ने मुझे बहुत समझाया, मगर मैं अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। फिर आखिर थक हार कर मम्मी पापा ने भी हाँ बोल दिया। एक लंबा सफ़र तय करके हम उसी हॉस्टल आ गए थे। हॉस्टल वार्डन वहीं गेट पर ही बैठी थी। अरे मेघा बिटिया कैसी हो? अब तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? बहुत ही अच्छी बात है बेटा, तुम ठीक हो और वापस अपनी पढ़ाई पूरा करने चली आई। चलो नीचे एक रूम भी अभी अभी खाली हुआ है, तुम्हारा सामान उसी में रख देते हैं। मैंने कहा, नहीं नहीं आंटी, मुझे नीचे कमरा नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, ना का क्या मतलब है तुम्हारा? नीचे नहीं तो फिर कहाँ रहोगी? मैंने कहा, अपने उसी रूम में जहाँ मैं पहले रहती थी। तभी आंटी ने कहा, ये क्या बोल रही हो बिटिया, तुम वहाँ कैसे रह सकती हो? तुम भूल गई क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तुम क्यों अपनी जिद पर अड़ी हो? तुम नीचे सबके साथ रहोगी तो सुरक्षित रहोगी। तभी मैंने कहा, आंटी मुझे यही डर तो ख़त्म करना है। अगर मैं आज डर गई तो यह डर मेरी ज़िंदगी भर मेरे साथ साथ रहेगा। मुझे मेरे डर से लड़ना है। मम्मी पापा आप भी मान जाओ, इसके बाद मैं आपसे कोई जिद नहीं करूँगी। फिर वार्डन ने मुझे उस रूम की चाबी दे दी और कहा, बड़ी बहादुर हो बेटा तुम, मानना पड़ेगा, अच्छे से रहना, और हाँ अब की बार उस दरवाजे के पास बिल्कुल भी मत जाना। जैसे ही मैंने उस रूम का दरवाज़ा खोला, मुझे वह रात याद आने लगी, पर मैंने संयम बनाकर रखा और ज़्यादा डरते ना हुए अपने बुक्स लेकर पढ़ने लगी। रात के करीब 1 बजे होंगे कि फिर उस दिन की तरह दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आ रही थी, पर साथ में मेघा मेघा की भी आवाज़ आ रही थी। पर मैं उस दिन की तरह आज डरी सहमी नहीं थी। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो बाहर देखा तो बाहर की तरफ तो सिया दीदी थी। उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, कैसी है बहन तू? मैंने कहा, कौन हो तुम? तो सिया दीदी बोली, क्या बोल रही है तू? क्या भूत हूँ मैं? तो मैंने कहा, इतनी रात को ही क्यों आती हो तुम? वही भटकती रूह हो? तो उन्होंने कहा, और क्या हो गया है तुझे? आज शाम को ही मैं वापस लौटी हूँ। तो मैंने कहा, बस करो, बहुत हो गया, मुझे हॉस्टल वार्डन ने सब कुछ बता दिया है। फिर उसने अब एक गुस्सेल रूप में मुझसे कहा, अच्छा तब तो हॉस्टल वार्डन ने अपनी काली करतूतें भी बताई होंगी तुम्हें। इससे पहले मैं कुछ कहती कि सिया दीदी वहाँ से
गुस्से में दरवाज़ा बंद करके मेरे रूम में चली गई। उसकी आंखें बेहद लाल लाल हो गई थी और वह रोने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो बहुत ही दर्द में हो वो। खैर मैं अपने बिस्तर पर जाकर आराम से लेट गई और सिया दीदी की बातों से और भी ज़्यादा दुखी और परेशान हो रहे थे। आखिर क्या हुआ होगा और आखिर क्या बात है जो सिया दीदी ने मुझे नहीं बताया था। यही सब सोचकर मैं करवटें बदल रही थी कि देखते ही देखते सुबह हो गई। सुबह होते ही मैं सिया दीदी के रूम के पास गई और आज पहली बार मैं उस रूम के पास गई थी। मैंने जैसे ही दरवाज़ा टच किया कि वैसे ही दरवाज़ा खुल गया। शायद दरवाज़ा बंद ही नहीं था। मैंने रूम के चारों तरफ नजरें घुमाई तो हर तरफ किताबें ही किताबें थीं। दीवार पर सिया दीदी की फ़ोटो लगी थी और सिया दीदी एक कोने में बैठी थी। शायद रात से ही वह ऐसे ही पड़ी थी। तभी उन्होंने गुस्से से कहा, मेघा चली जाओ, जाकर पढ़ाई करो, अपने सपनों को पूरा करो, इन सब झमेले में मत पड़ो। तो मैंने कहा, नहीं सिया दी, मैं जाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं आप ही के लिए आई हूँ। मैं जानना चाहती हूँ क्या हुआ था आपके साथ, आपको मुक्ति क्यों नहीं मिली है, आप मुझे ही क्यों दिखी, आपने मेरे साथ कुछ बुरा क्यों नहीं किया, आप मुझसे चाहती क्या है, मुझे सब बताइए दीदी। मुझे जानना है कि आखिर क्या हुआ था आपके साथ। मैं आपकी जुबानी सब सुनना चाहती हूँ, इसीलिए तो मैं यहाँ पर इसी रूम में फिर से आई हूँ। और उस दिन आपने जो बताया था क्या वह सब झूठ था, और हॉस्टल वार्डन का इससे क्या लेना देना है, आप प्लीज़ बताओ ना मुझे। फिर उन्होंने इस बार गुस्से से कहा, नहीं, मैंने आत्महत्या की थी, बस यही बात झूठी है, बाकी सब सही है। मैंने परेशान होकर आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि मैं और भी उत्तेजित होकर पढ़ने लगी थी। एक दिन मैं कोचिंग से आ रही थी, तभी मैंने देखा कि हॉस्टल के पीछे हॉस्टल वार्डन और हॉस्टल मैनेजर एक आदमी के साथ मिलकर ड्रग्स का धंधा कर रहे हैं। उनके ऐसे घिनौने धंधे में हॉस्टल की कुछ लड़कियां भी थीं जो इनके लिए काम करती थीं और इससे मिले पैसों से अपनी शान और शौकात पूरी करती थीं। और भी न जाने कितनी लड़कियां इसका शिकार हुई होगी। ये सब देखकर तो मेरा खून ही खौल गया। मुझे पता नहीं मुझसे कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई कि मैंने रुक के उनके काले कारनामों को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया। मैं बस वहाँ से जाने ही वाली थी कि तभी मेरा फ़ोन बज गया और वार्डन ने मुझे देख लिया। मैं वहाँ से भागकर अपने रूम पर आकर बैठी ही थी कि दोनों वार्डन और मैनेजर मेरे रूम में आकर दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझे धमकी देने लगे और बोले, अगर किसी को भी बताया तो एग्ज़ाम पास करना तो दूर, मुझे एग्ज़ाम में बैठने भी नहीं दिया जाएगा। पर फिर भी मैंने हार नहीं मानी और मैंने चिल्लाते हुए कहा कि मैं तो पुलिस को सब कुछ बताऊंगी और कल ही बताऊंगी। मैं आप लोगों को अब ऐसे गंदे काम नहीं करने दूंगी, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करने दूंगी। कितने सपने लेकर आते हैं लोग और तुम लोग उन्हें इस दलदल में धकेल देते हो। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी, चाहे जो भी हो जाए। आप लोगों का खेल तो ख़त्म करना ही पड़ेगा। इतना सुनते ही उन दोनों ने मेरा मुंह बंद करके मेरा गला दबा दिया और मुझे ऐसे ही पंखे से लटकाकर मुझे और इस दरवाजे को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। और सबको बताया गया कि प्यार में धोखा खाने के कारण मैंने आत्महत्या कर ली। बस यही कहानी है बहन, और यही सही है। तब से सब यहाँ आने से डरते हैं, यहाँ तक कि मेरा सामान भी यहीं पर है। जब तुम मुझे दिखी तो तुम मुझे बिल्कुल मेरी तरह लगी, वैसे ही भोली भाली, जुनून से भरी नेक इरादों वाली। मैं भी डॉक्टर बनकर गरीबों की सेवा करना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया और तुम्हें कुछ बताना उचित नहीं समझा कि कहीं तुम डर ना जाओ, परेशान ना हो जाओ। तभी मैंने कहा, तो आपने कुछ किया क्यों नहीं? तो उसने कहा, तेरे अलावा मुझे ना कोई देख सकता है और ना ही कोई सुन सकता है। तू एक नेक दिल की है, तभी तुझे मैं देख सकती हूँ और तू मुझे, और वैसे भी मैं उन्हें कानून के हिसाब से सज़ा दिलवाना चाहती हूँ। तो मैंने कहा, अच्छा दीदी, वह वीडियो जो आपने बनाई थी वो भी ले लिया क्या उन्होंने? तो उसने कहा, नहीं, वीडियो का तो उन्होंने जिक्र ही नहीं किया, शायद उन्हें पता ही नहीं था कि मैंने कोई वीडियो भी बनाई है। तभी उन्होंने मुझे एक अलमीरा की तरफ इशारा किया और कहा, इसको मैंने छुपा कर रख दिया था। तभी मैंने वीडियो निकाली और इसके तुरंत बाद ही मैंने हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन में उसे सबमिट कर दिया। वार्डन और उनके साथ कुछ लोग गिरफ्तार हो गए और अब सारी असलियत सभी को पता चल चुकी थी। इसके बाद एक रात जब मैं अपने कमरे में सो रही थी, तभी मुझे किसी ने मेरे नाम से पुकारा
और जब मैं उठी तो मैंने देखा कि सिया दीदी खिड़की के बाहर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसके बाद पता नहीं कब मैं सो गई। अगली सुबह सुबह जब मैं उठी तब मुझे सिया दीदी कहीं नहीं दिखी। शायद उनका मकसद पूरा हो गया था और इसी वजह से उन्हें शायद मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी। इसके बाद से लेकर मुझे वो कहीं नहीं दिखी। मैं भी कुछ समय वहीं पर रही और फिर आज मैं अच्छी नौकरी कर रही हूँ। पर आज भी उन सब बात को याद करती हूँ तो डर भी लगता है और बुरा भी लगता है। खैर, कर्मों की सजा इसी जन्म में मिलती है दोस्तों। आखिरकार सच्चाई बाहर आ ही जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।